welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series of daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. So, this first article is very much crucial. Why? Because here we are talking about the Data Protection Bill. Importance इसकी समझें तो GS पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रिसेंटली आपको पता होगा बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्रपोज करे हैं फॉर द न्यू और डिजिटल डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन बिल के बारे में यहाँ पर, और इनकी डिमांड की जा रही है, लोगों से यहाँ पर ओपिनियन मांगे गए हैं, चेंजेस मांगे गए हैं। एंड आफ्टर दैट जैसे ही हमारा मॉनसून सेशन शुरू होगा गवर्नमेंट का, वहाँ पर इन चेंजेस के साथ फाइनली इस बिल को यहाँ पर प्रपोज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए हैं जहाँ पर डेटा को लेकर, प्राइवेसी को लेकर बार बार कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। ठीक है, सो देखिए, व्हेन इट कम्स टू डेटा, आपको एक बात समझनी होगी, आज के दौर में जो डेटा है वो किसी भी कब इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे बड़े वेपन की तरह काम करता है, हथियार की तरह काम करता है। क्यों? एक तरफ आपको आपकी गवर्नमेंट देखने मिलेगी, मीडियरीज देखने मिलेंगे, इंडिविजुअल्स मिलेंगे जिनका ये डेटा है, इसी डेटा के साथ गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है। एंड दिस पर्टिकुलर डेटा वर्क्स फॉर द नेशनल सिक्योरिटी इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का भी यहाँ पर डेटा है, लोगों का भी यहाँ पर डेटा है, तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस डेटा बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट। और उसी का कारण था जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसको यहाँ पर टेबल किया गया उसको अनाउंस किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस उद्देश्य के साथ कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी ऑनलाइन प्राइवेसी को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। और इसने जो एग्जिस्टिंग जो हमारे रूल्स थे उनमें कुछ बदलाव लाए, और यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की बात की गई बिटवीन द इंडिविजुअल्स पर डेटा जिसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, और ऐसे लॉफुल प्रोसेसेस जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, इसी के साथ देखिए इसमें बहुत सारी बातों का भी जिक्र किया गया कि भाई डेटा क्या होगा, डेटा प्रिंसिपल क्या होंगे, डेटा प्रोसेसर्स क्या होंगे। तो ये सारी बातों को भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है टू अवॉइड एनी फ्यूचर और डिस्टर्बेंस और एनी फ्यूचर फाइट ऑल्सो। चलिए, सो डेटा प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं इंडिया में। तो देखिए हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया एक चीज़ जिसे हम बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी इन 2017 एज दी फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब जैसे ही इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया गया तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आया। याद रखिएगा, हम आर्टिकल 21 की बात करें, है ना। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आया कि हमें क्या करना है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनकी प्राइवेसी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2017 में, आप याद रखेंगे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए, जैसे ही जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी यहाँ पर आई, इन्होंने प्रोटेक्शन जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन दे दिए। इन्होंने डिफाइन कर दिया इन दो शब्दों को। ये दो शब्द किस बारे में बात कर रहे हैं, डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए डेटा प्रिंसिपल्स कौन हो गए, डेटा प्रिंसिपल आप और हम, जो डेटा हैं, जो अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ द डेटा प्रिंसिपल। वेयर एज डेटा फिड्यूशरीज की अगर हम बात करें तो फिड्यूशरीज कौन बन जाती हैं, कोई भी जो इंटरमीडिएटरीज हैं, चाहे आप किसी जो आपके डेटा को होल्ड कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, टेलीकॉम कंपनी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, एवरीवन कम्स अंडर दिस स्फीयर। इसके अंदर कुछ शब्द दे दिए गए कि भाई राइट टू कंसेंट, अगर एक डेटा फिड्यूशरी है जिसका डेटा यहाँ पर है और उसके डेटा को कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसके कंसेंट की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ पर कर दी गई जी राइट टू फॉरगेटन की। राइट टू फॉरगेटन क्या बोल रहा कि मान के चलिए आप एक वेबसाइट है, उस पर से अपना डेटा यहाँ पर आप डिसाइड कर लेते हैं कि नाउ यू डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और दैट पर्टिकुलर सोशल मीडिया ग्रुप, एंड यू फाइनली डिसाइडेड कि नो आई एम डिलीटिंग माई अकाउंट। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका जो डेटा है वो वहाँ पर स्टिल रह जाता है। सो अंडर दिस बिल व्हाट द BN श्री कृष्ण कमेटी रिकमेंडेड कि नहीं भाई,
इसको भी आप अलग मत करिए। रादर व्हाट यू शुड डू कि आप यहाँ पर राइट टू फॉरगॉटन लेके आइए। मतलब अगर एक इंडिविजुअल ये सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर देता है तो उसका जितना डेटा है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इससे लेके कुछ एग्जाम्शंस दिए गए। एग्जाम्शंस किससे दिए जाएंगे? एग्जाम्शंस दिए जाएंगे गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, ऐसी जगह जहाँ पर कुछ डेटा को नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से प्रोटेक्ट रखना आवश्यक हो जाता है। इसी सब का रिजल्ट था कि फाइनली इंडिया में क्या हुआ, आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया 2019 में। लेकिन बहुत सारे विवाद के चलते इस बिल को विड्रॉ कर लिया गया 2022 में और इसको रिकमेंड कर दिया गया एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें लोगों की ओपिनियन मांगे टू इंट्रोड्यूस ये। इसको अभी आप देखेंगे तो 2011 के मॉनसून सेशन में इसको यहाँ पर प्रपोज कर दिया जाएगा। और एज आई हैव टोल्ड यू, इस पूरे बिल का मकसद है प्रोवाइड करना फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा इन द मैनर दैट रिकॉग्नाइज बोथ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा and the need to process personal data for the lawful purposes. So this is the whole sole object about this entire data protection bill. So let's wait till the monsoon session एंड उसके बाद ये वापस से चर्चा में आएगा, तब इसको बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है बिल्डिंग सेफगार्ड्स। मतलब यहाँ पर एक टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज़ द मिसयूज ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यानी ये महत्वपूर्ण हो जाता है जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लेकर। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, ठीक है, उसके कहीं ना कहीं मिसयूज उसका यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन की इस आर्टिकल में तारीफ की गई है। तो पहले इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर मतलब हम इस तरीके से समझें तो ये रिफ़र करता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को कस्टडी में ले लेना जिसने अभी क्राइम नहीं किया है, ठीक है, बट द अथॉरिटीज़ बिलीव कि भाई ये क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार रिपीटेडली क्राइम करते हैं, ठीक है, जिनके बारे में ऑफिशियल्स को पता होता है। तो ऐसे लोगों को किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के पहले ही डिटेंट कर लेना, इसको क्या बोला जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो बेसिकली अगर हम बोला जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इट इज़ अ डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ठीक है, it is a detention without trial in order to prevent a person from committing that particular crime, ठीक है। सो बेसिकली इसको अलाउ किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिनाइड। क्योंकि आप याद रखिए इसी के साथ एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संख्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस की वो लगातार बढ़ती जा रही है एंड इट हैज़ क्रॉस द 23 परसेंटाइल, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें तो देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन भी दो तरीके का होता है। एक तो हमने देख लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब बेसिकली डिटेंशन दो तरीके का होता है। एक तो हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन, जहाँ पर क्या होता है, द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू होल्ड anyone whom they suspect of committing a criminal offense and also to make arrest without a warrant or a magistrate authorities in a certain cases. But there is another thing which is known as the punitive detention. Punitive detention की अगर हम बात करें तो it means that detention as a punishment for a criminal offense. Basically it occurs after an offense is actually committed or an attempt has been made towards that कमीशन ऑफ दैट क्राइम, ठीक है, तब यहाँ पर इसके बारे में बात की जाती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब हो रहा है भाई पहले क्राइम हो गया है फिर अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन प्रिवेंटिव का मतलब है कि क्राइम होने के पहले यहाँ पर उसे प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। और इसी को लेकर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस, जहाँ पर हम स्पेशली बात करेंगे आर्टिकल 22 क्लॉज, लेट मी राइट इट अगेन, आर्टिकल 22
क्लॉज 4 के बारे में, which says that state that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless an advisory board reports sufficient cause of extended detention. Such a person is detained in accordance with the provision of any law made by the Parliament and with the 44th Amendment Act of 1978. The period of detention uh, it has been reduced without obtaining the opinion of the advisory board from the 3 to 2 months. However, this provision has not yet been brought into the force, hence the original period of 3 months is still continued, but you can also remember about the 44th Amendment Act related with the punitive measures. अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, पहली बात तो सेफ गार्ड के लिए बोल दिया गया भाई किसी भी व्यक्ति को आप 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन पे नहीं रख सकते, बट जो एडवाइजरी बोर्ड होगा वो यहाँ पर प्रॉपरली डिस्क्लोज करेगा, डिस्कस करेगा कि वाई दैट पर्टिकुलर पर्सन इट्स नीडेड टू बी इन द जेल। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेल नहीं मिल रही है। इन दैट केस एक व्यक्ति जिसको यहाँ पर डिटेन किया गया है उसको ये पता होना ज़रूरी है कि ऑन विच ग्राउंड दैट पर्सन इज बीइंग डिटेन। ठीक है, अगर वही बात करें तो जो डिटेनी है उसको आप पूरी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन रख सके डिटेंशन के अगेंस्ट। सो ये सारी बातें भी यहाँ पर सेफ गार्ड को लेकर की जाती हैं और जिन्हें भी ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए हो क्या रहा है, जो आर्टिकल बात कर रहा है कि भाई इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सी जो डिटेंशन आपको देखने मिलेंगी वो बिना किसी एक्चुअल रीज़न, अनएक्सप्लेन्ड रीज़न के उनको यहाँ पर डिटेंशन किया जाता है। मोस्टली पुलिस ऑफन इन्वोक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस फॉर द ट्रिवियल रीजंस, लाइक ठीक है किसी भी वजह से यहाँ पर किसी भी ग्राउंड पर यहाँ पर इसको लगा दिया जाता है। जैसे अभी हम गोंडा एक्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे रिगार्डिंग विद दी तमिलनाडु। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, जो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर है वो एक बहुत बड़ा कारण आ जाता है अनएक्सप्लेन्ड डिलीज। ठीक है, यहाँ पे हियरिंग्स में इतने टाइम हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम यहाँ पर काटना पड़ जाता है, एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिल पाता है डिटेंशन के लिए, और ग्रेजुअली आप देखेंगे धीरे 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 जो उनके लिए कई बार डॉक्यूमेंट्स की कॉपी का गुम जाना, उनका तैयार ना हो पाना, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये डिले होता जाता है। अब आप देखिए इसके मिसयूज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर पुट किया गया है अबाउट दी गुंडा एक्ट ऑफ तमिलनाडु। देखिए एक यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर है, इनको यहाँ पर अंडर दी प्रिवेंटिव डिटेंशन इनको यहाँ पर पकड़ लिया गया। क्यों? यू विल बी लव टू नो कि भाई क्या हो रहा था, ये एक बहुत अच्छी लेवल की बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे चिलीज़ को नहीं बेच रहे थे बल्कि एक सब स्टैंडर्ड चिलीज़ को बेच रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, इनको पकड़ लिया गया अंडर दी गुंडा एक्ट ऑफ तमिलनाडु और इनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर बहुत लंबा टाइम काटेंगे और इसी की वजह से आप देखेंगे किस तरीके से इस लॉस का स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो उनके द्वारा यहाँ पर मिसयूज़ किया जा रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट अगेन हाईलाइटेड दैट एवरी प्रोसीजरल रिजिडिटी मस्ट बी फॉलोड इन entirely by the government in case of preventive detention, and every lapses procedures must give rights to benefit to the case ऑफ द डिटेन्यू। एडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देखिए आज की डेट में प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो कोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं। इनके सेफ गार्ड्स के बारे में यहाँ पर बात करनी चाहिए। वहीं हमें आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 को भी यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। अदर देन दैट बहुत जल्द से जल्द इनको यहाँ पर सॉल्व करने की जगह इनको यहाँ पर क्लियर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी हो जाती है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है जीएस पेपर नंबर 3 इंटरनल सिक्योरिटी यानी खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। ठीक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, तो चलिए समझ लेते हैं इसको। देखिए एक यहाँ पर आप देखेंगे ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पूरे आर्टिकल को समझेंगे कि खालिस्तान जो मूवमेंट है पंजाब और अब्रॉड में चल रहा है, ये एक बड़ा विचित्र प्रकार की कंडीशन है। ठीक है, क्यों? अगर आप देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पास्ट से एक्सपीरियंस लेने की आवश्यकता है ना। अब देखिए बात की जाए
तो अमृतपाल जैसे जो नए इराक के जो लीडर्स यहाँ पर इमर्ज होकर आ रहे हैं, इनके कहीं ना कहीं लिंक आपको देखने मिलेंगे जो जो प्रो खालिस्तान जो आपको ग्रुप्स देखने मिलेंगे, जैसे SFJ विच इज़ द सिक्स फॉर जस्टिस, बाबर खालसा एंड खालिस्तान लिबरेशन फोर्सेस KLF। तो इनको कहीं ना कहीं इंडिया में UAPA के अंदर टेरर ग्रुप्स भी डिफाइन किया गया है। अब आप देखेंगे इनके यहाँ पर जो पहुँच है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया में अगर हम M.K. नारायणा के यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो कि हमारे फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, इन्होंने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि देखिए 1980 के टाइम का जो पीरियड है वो हमें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपको याद हो एक व्यक्ति का नाम जनरल सिंह भिंडरवाला। ये व्यक्ति यहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट का लीडर बन के इमर्ज हो जाता है। और होता क्या है, जो सेक्रेड गोल्डन टेम्पल है वो एक वॉर जोन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बहुत डायरेक्टली इंडिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके के मूवमेंट्स को, टेरर सप्लाई, टेरर फंडिंग, फाइनेंशियल फंडिंग, वेपन फंडिंग, सारे काम करता है। वहीं अगर हम बात करें तो इस समय पे सबसे बड़ा आज की डेट में हमारे पास क्या है, हमें इंटेलिजेंसीज जो एजेंसी हैं उनको यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनको बहुत ही ज़्यादा पावर्स यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे सो दैट दे कैन गिव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन टाइम। क्योंकि आप देखिए 2010 का टाइम जब खालिस्तान मूवमेंट की अचानक से बात निकल आई, 1980s का टाइम जब ये खालिस्तान मूवमेंट इतना बढ़ गया, दोनों समय कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि इंटेलिजेंस जो हमारा है वो यहाँ पर एक रूट कॉज बन जाता है इस तरीके की इश्यूज़ के लिए, क्योंकि हम तक बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पहले नहीं आ पाती। लेकिन ग्रेजुअली वी हैव सीन कि इंडिया का जो इंटेलिजेंस है वो लगातार इम्प्रूव होते जा रहा है और बहुत सारी घटनाएं होने के पहले ही हमें पता चल जाती हैं। सो दिस इज़ समथिंग, एक वर्ल्ड थ्रेट की तरह हमें इसे लेना चाहिए। और दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम दैट इंडिया शुड बी वेरी मच फर्म विद दिस खालिस्तान मूवमेंट। अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 1980s के खालिस्तान मूवमेंट के बारे में बात करी है, तो आप एक चीज़ और याद रखेंगे, क्योंकि जब हम 1980s की बात करते हैं तो हम भिंडरवाला की बात करते हैं, और ये वही टाइम पीरियड है जब 1984 में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार एट द गोल्डन टेम्पल इन जूल, वेयर भिंडरवाला वॉज किल्ड, resulted into PM Indira Gandhi was assassinated by her Sikh bodyguard on October 31st। और इसके बाद भारत में आपको एंटी सिख राइट्स देखने के लिए मिल गए थे। और जुलाई 1985 के पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री राजीव गांधी आएंगे और लॉन्गवाल सिंह अकॉर्ड यहाँ पर किया जाएगा। बाद में जो इस पीस तरीके की एक ट्रीटी यहाँ पर साइन होगी, और बाद में जो लॉन्गेवाला हैं इनको भी यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इनको भी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनके द्वारा जैसे ये पंजाब वापस जाएंगे इनका असैसिनेशन कर दिया जाएगा। और 1984 से अगर आप देखेंगे तो 95 तक का पीरियड एक तरीके की इंसर्जेंसी हिट कर जाएगी पूरे पंजाब में। मिलिशियंस यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, सिक्योरिटी एजेंट्स, हिंदूज, पुलिस क्रैकडाउन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 1995 आते ही PM पंजाब के जो CM बनेंगे बेनाट सिंह, उनको किल्ड कर दिया, उनको मार दिया जाएगा बाय द खालिस्तान मिलिशियंस। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर पीस अकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। इन अ सिमिलर लाइन अगर आप देखेंगे तो 2015 में हम आ जाते हैं जहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था ऑफ एलिजेड डिस्क्रीशन ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब स्पार्क्स द प्रोटेस्ट इन एंटायर पंजाब, जहाँ पर इसको फाड़ दिया गया था। वहीं 2017 में आप देखेंगे आपकी एंट्री हो जाएगी और एक तरीके से कंट्रोवर्सी यहाँ पर उठकर आ जाएगी ओवर अरविंद केजरीवाल रिपोर्टेडली कैंपेन एट द खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट एक्टिविस्ट गुरविंदर सिंह होम इन पंजाब। और यहीं पर आपको एक नया सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। सो सिंस हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात करी है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, खालिस्तान मूवमेंट को क्रश करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पर चलाया था, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल में जो भिंडरवाला और उसकी टीम यहाँ पहुँच जाएगी उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया 1984 में। और इसी के बाद आप देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी 1986 और 88 में चलाए जाएंगे।
क्लियर। और इसी का रिजल्ट था, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रहेंगी इंदिरा गांधी, उनको 31 अक्टूबर 1984 को ही उनके सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा यहाँ पर असैसिनेट कर दिया जाएगा। सो दिस इज समथिंग जो एक पॉलिटिकल वोट बैंक का भी यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि इसके ऊपर लगातार कहीं ना कहीं इशू हो रहे हैं, एंड एज पर द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ अ हाई टाइम रादर देन बीइंग द पॉलिटिकल गेनर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इशू, व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू, कि हमें जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी कोई सिचुएशन ना आ जाए, या जो उसके बाद की आफ्टर मैच हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के, ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, यहाँ पर इस पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत ही जल्दी से जल्द संभालने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द क्रक्स अबाउट दिस एंटायर आर्टिकल। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, आप देखेंगे तो दो ऐसी पॉलिटिकल पावर्स जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ी होती हुई हमें नज़र आती थी, आज एक दूसरे के साथ दिखाई दे रही हैं। जी, किस किस की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं दो मेजर पावर, सऊदी अरेबिया और ईरान के बारे में। एक कंट्री जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो शिया डोमिनेटिंग है, वहीं दूसरी कंट्री आपको देखने मिल जाएगी जो सुन्नी डोमिनेटिंग है। इन दोनों के बीच में आज यहाँ पर पीस अकॉर्ड्स हो रहे हैं। ये दोनों ग्लोबल पावर यहाँ एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका पूरा मुद्दा समझें। अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बैक की जाती है बाय यूएई, ओमान जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ। वहीं अगर आप ईरान की बात करेंगे तो आप देखेंगे इराक जैसी कंट्रीज़ का उसको यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो दे हैव स्पॉन्सर्ड द डी स्टेबलाइजेशन थिंग्स विद दी सीरिया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑयल कन्फेडरेशन देखने मिल जाता है हमें यूएसए और सऊदी अरेबिया का। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट सी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि सऊदी अरेबिया which is also trying to balance between the US, its larger arms supplier Russia, its OPEC plus partner, and China, the new superpower in the region. Also, for years, the main driver Saudi Arabia foreign policy was the kingdom hostility towards Iran. However, since the last month, you will see that Saudi Arabia announces a deal after China mediate talks to normalize the diplomatic ties with the Iran. So what was happening? अभी तक क्या सिचुएशन चल रही थी? How is Saudi foreign policy is changing? तो आप देखिए यहाँ पर एक जो पूरी सिचुएशन चल रही थी लास्ट मंथ से, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस कर दिया एक डील, जब चाइना ने यहाँ पर मीडिएट किया कि वो डिप्लोमेटिक जो टाइज़ हैं बिटवीन दी सऊदी एंड दी ईरान इसको करा देगा। सो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी शांति देखने मिली। इसी के बाद आप देखेंगे देयर वर रिपोर्ट्स दैट रशिया वाज मीडिएटिंग टॉक्स विद द सऊदी अरेबिया एंड सीरिया। तो आप देखिए एक अलग तरीके का कॉन्फेडरेशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब एक ये पूरा सिचुएशन क्या क्रिएट कर रहा है, इसी के पैरेलल में आप देखेंगे तो यूएस वो अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट कर रहा है अवे फ्रॉम दी, आप देखें तो यूएस की जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया से यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। सो द चॉइसेस सऊदी अरेबिया इज फेस्ड विद इज टू आइदर डबल डाउन ऑन इट्स failed bet seeking to contain Iran in the region, which is no longer a priority for the US or the kingdom most important security partner, or undo the failed policies and reach out to the Iran to establish a very new balance. Okay, किसके लिए? Between these two, when China with which has gone ties with both Tehran and Riyadh offered to mediate between these two countries, the Saudi found its opportunity and seized it. सो दिस इज़ समथिंग कि आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल गया इन दोनों के बीच में, है ना, जहाँ पे यूएस की पूरी तरीके से कोशिश है कि वो क्या कर ले, वेस्ट एशिया से अपना ध्यान शिफ्ट करे। तो सऊदी के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, ठीक है, कि वो किसके तरफ जाए, ईरान के तरफ जाए, जिसकी आज की डेट में आप देखेंगे यूएस को एक तरीके से कोई यहाँ पर यूज़ नहीं देखने मिल रही, और दूसरी तरफ इनके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि भाई यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ पे चाइना इज़ मीडिएटिंग, सो दे डेफिनेटली दे हैव ग्रैब्ड इट। सो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि सऊदी जो है वो चाइना से यहाँ पर दूर जा रहा है? नहीं।
तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों, आप देखेंगे जो यूएस है विच हैज़ थाउजेंड ऑफ ट्रूप्स एंड मिलिट्री असिस्टेड इन द गल्फ इंक्लूडिंग द फिफ्थ फ्लीट इटसेल्फ, वो कंटिन्यू करेगा। अभी अपना सिक्योरिटी की जब बात आ जाएगी तो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने में, स्पेशली फॉर दी सऊदी अरेबिया, यूएस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल. So this is not something like unlike the most other American allies, Saudi Arabia refused to join anti-Russia sanction. तो आप देखिए, एक तरफ जब सऊदी अरेबिया को अपने स्टैंड लेने की बारी आती है वो अपना स्टैंड भी लेता है, बट व्हेन इट कम्स टू जॉइन हैंड विद द रशिया फॉर द ऑयल प्रोडक्शन, उसके लिए भी वो आगे आ गया। और जहाँ पे ज़रूरत है कि भाई उसे यहाँ पर यूएसए के साथ स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर उसने वो भी किया. सो दिस इज़ समथिंग हाउ द टाइज एंड हाउ द सऊदी अरेबिया, अगर हम बात करें स्पेशली, तो वो उनका जो स्ट्रेटजी है वो एक ऑटोनोमी बनने के लिए कैसे यहाँ पर चेंज हो रही है. सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस एंटायर आर्टिकल. आई होप ये सारे के सारे आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे. इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.